स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले जियोमेट्रिक जो प्रोग्रेशंस है उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो यहाँ पर हम सबसे पहले दे रहे हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने ऑलरेडी स्टडी किया है ना? तो वो भी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज आल्सो ए सीक्वेंस ऑफ नंबर हुज फर्स्ट टर्म इज ए नॉन जीरो, जिसकी पहली टर्म क्या रहेगी? नॉन जीरो। ठीक है। एंड द सक्सीडिंग टर्म, सक्सीडिंग का मतलब है पहली टर्म तो नॉन जीरो, एंड द सक्सीडिंग पहली टर्म की अगली जो टर्म होगी है ना उसको क्या बोलेंगे? सक्सीडिंग टर्म। उससे अगली टर्म जो है वो सारी जो अगली सक्सीडिंग टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म के अलावा इज इक्वल टू द प्रीसीडिंग टर्म। वो बोलता है इक्वल होंगी प्रीसीडिंग टर्म के, अगली टर्म जो है वो इक्वल होगी प्रीसीडिंग टर्म के, मतलब पिछली टर्म के, मल्टीप्लाइड बाय ये कांस्टेंट क्वांटिटी। प्रीसीडिंग टर्म को क्या करेंगे? किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से, किसी कांस्टेंट नंबर से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो तो जो वो मेरे पास क्वांटिटी आएगी वो किसके बराबर होगी? जो सक्सीडिंग टर्म है। ठीक है। हम एग्जांपल से समझेंगे ये सारी इसकी डेफिनेशन। ठीक है। तो या फिर ये वाली डेफिनेशन इसकी हो सकती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। दो डेफिनेशन हमने यहाँ पर ली है, या तो आप ये वाली समझ लें ये वाली। इस सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, बोलता है ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी नंबर जीरो नहीं है, इज कॉल्ड जीपी इफ द रेशियो ऑफ द टर्म, बोलता है रेशियो किसकी? एक टर्म ले लिया आपने कोई भी सीक्वेंस में से, एंड द टर्म प्रोसीडिंग टू इट, और इससे अगली टर्म ले ली। ठीक है। इन दोनों टर्म्स की जो रेशियो है वो हमें क्या मिलेगी? एक कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ऐसा अगर हमारे पास सीक्वेंस है जिसमें जिसमें कोई भी टर्म हमने ली और उससे अगली टर्म की रेशियो निकालें तो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हमारे पास आती है। ठीक है। एग्जाम्पल, अब ये जो हमने डेफिनेशन स्टडी की है इनको हम है ना एग्जाम्पल से भी देखते हैं कि समझते हैं। इन डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अभी आपको ये जो डेफिनेशन हमने जीपी की दो डेफिनेशन लिखी है ना, तो बस उन्हीं के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ मान लो हमने एक सीक्वेंस ले लिया, दैट इज 2 4 8 16 32 64, राइट। ये सीक्वेंस हमने ले लिया है और उसमें हम देख रहे हैं ये हमारे पास जो है सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म, इसको हमने यही A1 A2 A3 A4 A5 और A6 मेरे पास टर्म है ये इस तरह से। तो हम देखेंगे कि यह सीक्वेंस जो है वो कैसे जीपी फॉर्म कर रहा है ना? चेक भी करेंगे कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इससे हमें बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी अब। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने जीपी की देखी उसमें क्या था? बोलते हैं जीपी इज ए सीक्वेंस है ना ऑफ नंबर हुज फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो, बिल्कुल नॉन जीरो है। ठीक है। और क्या है? द सक्सीडिंग टर्म, बोलते हैं टू से अगली जो टर्म है उसको क्या बोलेंगे? सक्सीडिंग टर्म। बोलते हैं सक्सीडिंग टर्म जो है वो क्या होगी? इज इक्वल टू द प्रीसीडिंग टर्म। ये देखो, सक्सीडिंग टर्म्स इज इक्वल टू द प्रीसीडिंग टर्म, लेकिन प्रीसीडिंग टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट नंबर से। ठीक है। अब यहां पर देखें जो टू के लिए जो सक्सीडिंग टर्म है वो क्या है? 4। अब बोलते हैं 4 जो सक्सीडिंग टर्म है वो इक्वल है, सक्सीडिंग टर्म जो है वो इक्वल है, ये प्रीसीडिंग टर्म है 4 के लिए प्रीसीडिंग जो है 2, और 2 के लिए सक्सीडिंग टर्म 4। तो बोलते हैं सक्सीडिंग टर्म जो है वो 4 है ना? तो 4 जो है दैट विल बी इक्वल टू, सक्सीडिंग टर्म इज इक्वल टू द प्रीसीडिंग टर्म। बोलता है प्रीसीडिंग टर्म के इक्वल होगी, इज इक्वल टू द प्रीसीडिंग टर्म, लेकिन प्रीसीडिंग टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो 4 के लिए प्रीसीडिंग टर्म है 2, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी कांस्टेंट नंबर से। तो किस कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें इस 2 को कि वो 4 के इक्वल हो जाए? किससे? 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने? एक बोलता है कांस्टेंट नंबर, ये क्या हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी, उससे मल्टीप्लाई किया, और मेरी जो सक्सीडिंग टर्म है 4 वो किसके इक्वल हो गई? प्रीसीडिंग टर्म के, है ना? लेकिन ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ा उसको। आगे देख लो,
अब आगे जो है 8 है ना, 8 जो मेरे पास 8 ले लिया ना, 4 के लिए जो सक्सीडिंग है वो 8 के लिए प्रोसीडिंग जो टर्म है दैट इज 4। अब जो सक्सीडिंग टर्म है दैट इज इक्वल टू 4, लेकिन इक्वल कैसे होगी कि जो हमारी प्रोसीडिंग टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी कांस्टेंट नंबर से। हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, कांस्टेंट नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, आगे फिर से देखें। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, आगे 16 पर चलेंगे। 16 तो 8 के लिए क्या है, सक्सीडिंग टर्म, और 16 के लिए 8 क्या है, प्रोसीडिंग टर्म। तो 16 जो है सक्सीडिंग टर्म होगी इक्वल टू प्रीसीडिंग टर्म, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलता है किसी कांस्टेंट नंबर से। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से। सिमिलरली 32 जो सक्सीडिंग टर्म है उसको, है ना, वो इक्वल होगा मेरा सक्सीडिंग टर्म के, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक कांस्टेंट नंबर। ऐसे ही 64 जो सक्सीडिंग टर्म है उसको प्रीसीडिंग टर्म, 64 से जस्ट प्रीसीडिंग की बात है ये, 6 है ना 32, वो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी कांस्टेंट नंबर से। अब हम देखें हर जगह जो है वो मेरे पास, है ना, मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर है, एक फिक्स नंबर, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, हर बार ये नहीं कि अलग अलग हो जाएगी। देखो हर टर्म जो सक्सीडिंग टर्म है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, प्रीसीडिंग टर्म को के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा यहाँ से। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, जीपी। क्या होगा, जीपी। ये तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं इसी में। बोलता है ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर, बोलता है ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी नंबर जीरो नहीं होगा उसको हम जीपी बोलेंगे, राइट। इफ द रेशो ऑफ द टर्म, बोलता है कोई भी टर्म पकड़ो, कोई भी टर्म पकड़ो, उसकी रेशो एंड द टर्म प्रोसीडिंग टू इट, और उस टर्म को प्रोसीड करने वाली टर्म, है ना, मतलब अब पहली टर्म को तो कि प्रीसीडिंग टर्म कोई नहीं है, हमें कम से कम सेकंड टर्म से चलना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या है, 2। बोलता है सेकंड टर्म और किसकी रेशो, एंड द प्रीसीडिंग टर्म, और यहाँ पर a1 की रेशो वो क्या आएगी, हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। देखते हैं इसको अप्लाई करके। अब देखो यहाँ मैंने क्या ले लिया, a2 तो मेरे पास क्या है, दूसरी टर्म, और इसकी जो प्रीसीडिंग टर्म जो है वो क्या है, a1। अब इसकी रेशो निकालो, a2 टर्म क्या है 4 और a1 टर्म क्या है 2, तो क्या हो गया 4/2, क्या आ गया मेरे पास 2। ऐसे ही आगे फिर चेक करो। अब a3 ले लिया, a3 की प्रीसीडिंग टर्म क्या है a2, तो a3 मेरे पास क्या है 8 और a2 क्या है 4। क्या आ रहा है यहाँ पर, काट के मैं यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, देख रहे हैं ना, ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है। फिर हमने देख लिया a4, और a4 की प्रीसीडिंग टर्म जो है दैट इज a3, और यहाँ पर a4 जो है दैट इज 16, और a3 मेरे पास 8, कितना आ रहा है 2। तो इस तरह से हर बार अगर मैं यहाँ पर a5 लूंगा और उसको हम a4 से डिवाइड करेंगे 32 की प्रीसीडिंग टर्म से तो 2 आएगा। सिमिलरली 64 को डिवाइड करेंगे 32 से तो भी मेरे पास कितना आएगा, डिवाइड करके 2 आएगा। तो आ रहा ना एक फिक्स्ड नंबर। तो चाहे फर्स्ट डेफिनेशन को आप, है ना, देख ले, या फिर सेकंड डेफिनेशन को अप्लाई कर ले, तो ये जो सीक्वेंस है दैट इज ए एग्जांपल ऑफ जीपी। किसका एग्जांपल है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जीपी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब तो दोनों में से जो आपको आसान वाली डेफिनेशन लग रही है ना, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस, अगर ये वाला जो सीक्वेंस है इसको देखें, फर्स्ट टर्म को अगर हम किससे डिनोट करें, ए से, इस सीक्वेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म किससे लिख दी हमने, ए से, वेरिएबल के फॉर्म में, है ना। तो ए, है ना, 2 को हमने किससे लिख दिया, ए से, तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, और जो ये मेरे पास आ रहा है ना 2, इसको इसको हम क्या लिखेंगे, आर, क्या लिख देंगे इसको, आर, इस नंबर को हम आर लिखेंगे, राइट। आर का मतलब है रेशो आ रही है, क्या आ रही है, रेशो, इसलिए आर लिया है। और ये ए जो है वो फर्स्ट टर्म के लिए ए ले लिया, मतलब 2 के लिए मैंने क्या लिख लिया है ए। 4 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ,
ए आर लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि ए भी मेरे पास 2 है। ए क्या है हमारे पास? 2, और आर भी मेरे पास क्या है? 2 है, तो 2 2 ज़ा क्या हो गया? 4। ऐसे अगली टर्म को क्या लिख सकता हूँ? ए आर स्क्वायर। ये कैसे? फर्स्ट टर्म तो ए, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया, और आर जो है वो क्या लिया हमने? 2, तो क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4, और फर्स्ट टर्म तो 2 ही है, तो 4 2 ज़ा क्या आ गया? 8, इसलिए 8 को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगली टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं? एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। फिर से हमने क्या ले लिया? ए, और आर की पावर अगर मैं 3, तो आर क्या मेरे पास? 2, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8, 8 और ए क्या है मेरे पास? 2, 8 2 जा क्या हो गया? 16। तो हम देख रहे हैं, और ऐसे ही अगली टर्म को क्या लिख सकते हैं? ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5 यहाँ पर, क्योंकि 2 की पावर 5 क्या हो गया मेरे पास? क्या हो जाएगा? दैट इज, देख रहे हैं ना, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म, ये वाली मेरे पास सेकंड टर्म, ए आर जो स्क्वायर है ये मेरे पास है ना थर्ड टर्म, और यहाँ पर ये मेरे पास जो है वो कौन सी? फोर्थ टर्म, और ये जो है दैट इज फिफ्थ टर्म। यहाँ पर आर की पावर 4 जो है वो हमारे पास 16 हो गया ना, 16 2 जा 32। यहाँ पर भी सेम, आर की पावर जो 5 है 32, और ए जो है वो 2 32, यहाँ पर 2 जा 64। तो इस तरह से इस सीक्वेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वेयर वेयर ए जो है वो क्या है? 2, और आर भी मेरे पास क्या आ रहा है? 2 यहाँ पर। तो ये सीक्वेंस या ये ए की बात है। यहाँ पर हमने इस सीक्वेंस को वेरिएबल के फॉर्मेट में लिख दिया है जस्ट, ठीक है। तो ये हम पैटर्न किसका है? किसका पैटर्न है हमारे पास? ये जीपी का पैटर्न, बिल्कुल, है ना। तो अब ये हम क्यों लिख रहे हैं? इससे हम जनरल टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या अब लेंगे हम? जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एन जीपी। जीपी का मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, राइट। तो अब इसकी जनरल टर्म के लिए कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। अब यहां पर ही देखो, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास ए, सेकंड टर्म मेरे पास क्या है? ए आर, थर्ड टर्म हमारे पास ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म क्या हो गया यहाँ पर? फोर्थ टर्म के लिए ए आर क्यूब, और ऐसे ही फिफ्थ टर्म के लिए क्या है? ए फोर। यहाँ पर ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? ये ए वन, ये मेरे पास दूसरी टर्म, ये मेरे पास तीसरी, ये ए फोर, और ये ए फाइव। तो यहाँ से देखो, अब हम ए एन कैसे? ए एन, मुझे तो nth टर्म निकालनी है, ठीक है ना। nth टर्म निकालनी है, तो वो क्या होगी? मतलब यहाँ पर ए एन निकालना है हमें। अब यहाँ पर देखो, पैटर्न से बिल्कुल जो ये पैटर्न आपको, जब मेरे पास फर्स्ट टर्म है तो आर जो है वो है ही नहीं, दूसरी टर्म में एक आर है, तीसरी टर्म में मतलब आर की पावर 2, ए तो सभी में आ रहा है, ए है ना, हर एक टर्म में ए का मल्टीपल तो हर एक टर्म में, फर्स्ट टर्म का मल्टीपल तो हर एक में। तो nth टर्म में भी क्या होगा? ए का मल्टीपल तो होगा, ये ए एन लिख रहे हैं ना हम, तो इसमें भी ए रहेगा जैसे सभी में है। और आगे क्या है? फर्स्ट टर्म में आर जो है वो तो यहाँ पर है नहीं, मतलब आर की पावर 0 बोल सकते हैं। जब मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो आर 1 है, जब थर्ड टर्म की बात करूं तो आर की पावर 2, मतलब जो टर्म है ना, थर्ड टर्म है तो आर की पावर एक लेस होकर के आ रही है, फोर्थ टर्म है तो आर की पावर एक लेस होकर के 3 आ रही है, फिफ्थ टर्म है तो आर की पावर एक लेस होकर के, मतलब जो टर्म है उसमें से एक माइनस कर दे तो वो है ना, वो आर की पावर बन रही है। तो nth टर्म में क्या होगा? आर जो है, आर की पावर क्या रहेगी? एक कम, एक कम का मतलब n माइनस 1। क्लियर हो गया? तो ये आ गया nth टर्म, यही तो है हमारे पास जनरल टर्म, है ना। तो देयरफॉर जो ए एन जनरल टर्म यहाँ पर क्या रहेगी? देयरफॉर जनरल टर्म ए एन, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? ए आर एन माइनस 1। तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्या आ गया हमारे पास? ये जनरल टर्म, राइट। ए एन, दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ मैं,
दिस इज जनरल टर्म। किसकी? हमारे पास ये आई है जीपी की जनरल टर्म, दैट इज ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी जनरल टर्म फाइंड आउट किया था ना, यहाँ पर भी ये हमारी जीपी के लिए जनरल टर्म। यहाँ पर जो हमारे पास वेयर, नोट कर ले, ए क्या है हमारे पास यहाँ, ये फर्स्ट टर्म, ए जो है वो फर्स्ट टर्म, और जो आर जो है, जो हमारे पास यहाँ पर जैसे एग्जांपल में 2 आ रहा था ना कांस्टेंट क्वांटिटी, जो ये कांस्टेंट रेशो आ रही है ना, क्या बोल सकते हैं इसको? कांस्टेंट रेशो, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जैसे एपी में बोलते थे कॉमन डिफरेंस, इसमें बोलते हैं कॉमन रेशो। आर जो है दैट इज ए कॉमन रेशो, ए है ना, ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म और आर जो है वो कॉमन रेशो, और एन का मतलब तो क्या है यहाँ, ये जो एन है nth टर्म, ए के साथ जो एन का मतलब है कि ये nth टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम क्या देख रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ, दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, तो बहुत सिंपल, यहाँ पर आपने ये फॉर्मेट देख लिया, हमारा कैसा है फॉर्मेट, ये जीपी का, इसको हम दोबारा से लिख रहे हैं, ये जनरल फॉर्मेट है। ठीक है, ये हमारे पास एन टर्म है किसी जीपी की, कितनी टर्म है? एन, ए वन से लेकर के ए एन तक, इनको हम दोबारा से लिख रहे हैं, राइट? तो अभी तक जनरल टर्म हमने फाइंड आउट किया, अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, ऑफ जीपी। तो लेट, यहाँ पर ले लिया, लेट द जीपी हमारे पास क्या है, इज ए आर की पावर 2, यहाँ पर 1 है ना, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, और कितनी टर्म की बात कर रहे हैं? एन टर्म की। तो एन टर्म क्या होगी? ए आर एन माइनस 1। ठीक है, अब इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखें आप, सम जो है उसको कैसे लिख सकते हैं हम? एस एन, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? ये हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी किया है, एस एन। और एस एन मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सम ऑफ एन टर्म, पहली टर्म क्या है? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 सो ऑन ए आर एन माइनस 1। तो ये मेरे पास सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हम क्या करें, ये तो मेरे पास एस एन आ गया ना, अब मैंने क्या करा, इसको अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई? 1। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सम ऑफ एन टर्म जो लिखा है इसको हटा रहा हूँ, जस्ट इसको हम क्या लिख रहे हैं? एस एन ही लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं? एस एन। अब हमने इसी इक्वेशन को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, किससे? आर से। ठीक है, तो क्या हो गया? आर एस एन, राइट? दिस इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा? अब आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम इक्वेशन 1 को, सम ऑफ एन टर्म फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो अब आर से मल्टीप्लाई, अगर हम आर से मल्टीप्लाई, मैंने इसको कर दिया, किसको? ए को आर से। अब मैं थोड़ा इसको आगे यहां पर लिख रहा हूँ, ए आर के नीचे आर, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर से। अब इसको क्या बन गया मेरे पास है, 1 को मल्टीप्लाई किया आर से, तो क्या बन गया? पहली टर्म ए आर आगे करके लिखी, और इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया? ए आर स्क्वायर। अगली टर्म को मल्टीप्लाई किया, इसको क्या हो गया? ए आर क्यूब। अगली टर्म ए आर क्यूब को मल्टीप्लाई किया, ए आर 4। अगली टर्म को मल्टीप्लाई किया, ए आर 5, सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ पर मेरे पास
मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इससे पहले मेरे पास जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, ए आर एन माइनस टू। यहाँ पर जो टर्म होगी दैट इज ए आर एन माइनस टू। अगर मैंने उसको आर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ए आर एन माइनस वन। और अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए आर एन, इस टर्म को आर से। ये मेरे पास इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वन और वन से आपको क्या करना है, टू सब्ट्रैक्ट कर देना है, कर दो सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ऐसे करके जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन नीचे वाले के चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये तो ऊपर है, नीचे तो है ही नहीं क्वांटिटी, ये माइनस का हो गया, ये सारे जो है वो नीचे वाले के साइन जो है वो चेंज हो गए सब्ट्रैक्शन पर। तो यहाँ ये तो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, इसमें से तो जीरो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या रहेगा मेरे पास, इधर क्या आ जाएगा, इधर तो एस एन माइनस आर एस एन, ये आ जाएगा ना। इसमें से ये लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट, तो यहाँ पर ए आ गया। इधर तो हमारा क्या हुआ, ए आर से ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर से ये ऐसे कैंसिल होता चलेगा। आगे क्या आएगा, इधर ए आर की पावर 5 आएगा, इधर उससे ये कट जाएगा, यहाँ पर जो टर्म आएगी। और यहाँ पर ए आर एन माइनस वन और ये माइनस का ए आर एन माइनस वन, ये कैंसिल हो गया। और इधर क्या बच गया हमारे पास, आगे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर वन में जीरो, जीरो में से इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या बचा, अब क्या बच गया, माइनस ऑफ, ही नीचे वाला है ना, इसका साइन अब माइनस का हो गया है, ए आर एन। तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट, सम आ गया हमारे पास अब, है ना। मतलब अगर एस एन मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, यहाँ पर वन, यहाँ पर हमारे पास वन और यहाँ पर आर, एस एन कॉमन आ गया ना, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ए कॉमन आ गया, वन माइनस आर एन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एस एन इज वट, सम ऑफ एन टर्म, जीपी में क्या आ गया, ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। तो ये आ गया सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। दिस इज, क्या रिजल्ट हमारे पास ये आया है, एस एन इक्वल टू वट, ए वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। यहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म और आर जो है वो कॉमन रेशो, और एस एन का मतलब जो है सम ऑफ एन टर्म। यूज करेंगे हम इसका, एक तो हमने जनरल टर्म पीछे है ना स्टडी किया है, अब उसके बाद क्या आ गया, सम ऑफ एन टर्म, राइट। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे भला, वो आप देख लें। एस एन अगर मैं माइनस से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी, माइनस से वन माइनस आर रेज टू पावर एन दिस वन, और नीचे भी अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास, दिस इज इक्वल टू, अब इस माइनस को अगर हम अंदर ले जाएं तो क्या हो गया, ए आर ए, है ना, क्या हो गया यहाँ पर, आर एन माइनस वन, क्योंकि ये माइनस वाला जो अगर माइनस अंदर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आर इज टू पावर एन माइनस वन अपॉन, और यहाँ पर भी हमारे पास ये माइनस हो गया और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इस तरह से भी हम सम, दिस इम्प्लाइज दैट एस एन जो है दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, ये आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ये भी हमारे पास एस एन है, चाहे आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करें या ये वाला यूज करें, राइट। तो या इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम जो हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो ये और ये एक ही बात है, चाहे ये वाला सम ऑफ एन टर्म के लिए करें ये वाला जीपी में, है ना, ठीक है। लेकिन कई बार जो है वो, अगर इस फॉर्मूले का यूज हम कब करें, जब हमारा आर जो है वो क्या है, दैट इज लेस देन वन। अगर आर लेस देन वन है, उस कंडीशन के लिए अगर हम इसका यूज करें
तो हमें थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो आसान रहती है, थोड़ी, है ना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। चाहे r ग्रेटर देन 1 के लिए भी इसका यूज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन r लेस देन 1 के लिए अगर ये यूज करें तो हो सकता है आपका एक आधा स्टेप जो है वो कैलकुलेशन में कम हो जाए। सिमिलरली अगर इस फॉर्मूले का कब यूज करें आप, r ग्रेटर देन 1 के लिए अगर यूज करें, ठीक है, जब r हमारा कॉमन रेशियो 1 से बड़ी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो ये हमारे लिए थोड़ा सा, है ना, बेनिफिशियल हो सकता है। वैसे आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला कैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला दोनों हैं ये तब यूज नहीं होंगे जब r हमारा 1 होगा। देखो जब r यहाँ पर 1 हो जाए तो यहाँ पर तो क्या हो गया, ये 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका r जो वो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा फिर 0। तब तो ये 0/0 का फॉर्मेट हो जाएगा ना, 0 से 0 को डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो r इक्वल टू 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। r इक्वल टू 1 का मतलब है कॉमन रेशियो 1 जब आ जाए तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर उस केस में हम क्या यूज करेंगे, r1 भी तो हो सकता है ना, तो देखते हैं। व्हेन r इक्वल टू 1 देन जो हमारा जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है, इज ऑफ द फॉर्म, तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा, वो सीक्वेंस जो जीपी का है कैसे बनेगा। देखो जब ये था ना हमारे पास आर AR1, AR सॉरी यहाँ पर तो 1 तो हो गया ना, AR2, AR3, AR4 सो ऑन, और कैसा था ARn-1 एन टर्म तक, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस था। लेकिन जब r जो है वो 1 हो गया तो यहाँ पर भी a रहेगा, r यहाँ 1 है तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही होगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, a r की पावर 2 का मतलब r की जगह तो 1 है, 1 की पावर 2 जो वो a ही रहेगा। यहाँ पर भी a रहेगा, हर एक टर्म में आपके पास क्या बचेगा, क्या रहेगा यहाँ पर, हर जगह तो फिर क्या आ रहा है, ए ही आएगा ना, लास्ट टर्म में भी यहाँ पर क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि आर तो 1 है, 1 की पावर कुछ ही 1 ही रहेगा। तो तब हमारा सीक्वेंस ये बन जाएगा। फिर इस केस में सम ऑफ एन टर्म कैसे निकालेंगे, चलो कर लेते हैं। एस एन इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए सो ऑन, कितनी टर्म है ये, एन है, कहाँ तक, ये तो आपकी फर्स्ट टर्म और ये कौन सी nth टर्म, तो एन टर्मों का सम कर रहे हैं, तो एन टर्मों का सम आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं, क्या आ गया ये एन, एन बार क्या आ रहा है, ए कितनी बार आ रहा है, एन बार, तो क्या हो गया एन ए। तो इस केस में हमारे पास सम ऑफ एन टर्म क्या हो गया, एन ए, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म इज नथिंग बट इट इज एन ए, ठीक है ना। जब हमारा R1 है तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपने, राइट, तभी ये वाला नहीं होगा कोई भी यूज, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें Sn को, अगर हम ऐसे, है ना, कंबाइन करके अगर लिखना चाहें तो Sn मेरे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज Sn इक्वल टू दिस वन, 1 माइनस आर रेस टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये कब, जब r हमारा जो है दैट इज लेस देन 1, राइट। और जब r हमारा क्या है 1 है तो उस केस के लिए हमने क्या बताया अभी, एन ए, ठीक है, ये हमारा केस किसके लिए, एन ए कब, जब आर 1 है। और जब आर हमारा ग्रेटर देन 1 तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, 1 और आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। तो राइट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। तो वैसे जब r लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1, आप कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं, चाहे ये या फिर ये, लेकिन r इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ यही यूज होगा, एस एन इक्वल टू एन, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये तो था हमारा जो है ना सम किसका, जब हमारा सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट है। जीपी में भी तो सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है, जीपी में, है ना, सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है ना। ये तो सम ऑफ फाइनाइट सीरीज के लिए आया ना, एस एन जो है वो किसके लिए, जब हमारा सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट है,
ठीक है। लेकिन अगर हमारा सीक्वेंस जो है इफ, है ना, अगर आपका जीपी जो प्रोग्रेशन है इज इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट है तो फिर सम ऑफ सीरीज क्या रहेगी, सम ऑफ जीपी क्या रहेगी, मतलब एसएन क्या रहेगा उस केस में। तो ऐसे केस में हमारे पास एसएन जो है वो देखते हैं, सीरीज जो है वो किस टाइप की रहेगी, मतलब सीक्वेंस जो है वो ए आर, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म ए आर टू, ए आर थ्री, ए आर फोर एंड सो ऑन। अब ये लास्ट टर्म एन तक नहीं है, अप टू इन्फिनिटी। अगर हमारा सीक्वेंस ऐसे इन्फिनिटी है तो वो क्या बनेगा, और ये जीपी में है, मान लिया ये हमारा जीपी जो है वो क्या है, इनफाइनाइट। तो जीपी इनफाइनाइट का मतलब है वो सीक्वेंस जो है जीपी को बनाने वाला वो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब इसका सम क्या होगा, ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो एस एन मेरे पास क्या आएगा, देखो एस एन इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर टू प्लस ए आर थ्री प्लस ए आर फोर एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। तो क्या हमारे पास मतलब एस इन्फिनिटी एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो सम भी क्या आएगा हमारे पास, इनफाइनाइट। जो ऐसे इस तरह से सम करेंगे ना इनफाइनाइट टर्म्स का तो वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा। लेकिन ध्यान रखें ये तभी आपके पास इनफाइनाइट आएगा अगर मेरा आर जो है, आर जो है वो क्या होना चाहिए, है ना, ये है ना, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस इन्फिनिटी सम ऑफ जो इनफाइनाइट टर्म का सम भी इनफाइनाइट आएगा, लेकिन उस टाइम हमारी आर के ऊपर कंडीशन रहेगी। तो इन्फिनिटी कब आएगा, जब हमारा मॉड ऑफ, यहाँ पर ये मॉड ऑफ आर जो है वो क्या रहेगा, दैट इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। अगर ये मॉड ऑफ आर जो है वो ग्रेटर देन वन है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या रहेगा हमारे पास, इनफाइनाइट। तो फॉर एग्जाम्पल हमने जो पीछे वाली एग्जाम्पल ली थी, फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारे पास क्या थी, 2 4 8, है ना, 16 और 32 सो ऑन। अगर ये इनफाइनाइट है तो यहाँ पर हम क्या, आर क्या है वाला, यहाँ पर आर जो है दैट इज 2, कॉमन रेशियो जो है दैट इज 2, और वो डेफिनेटली जो मॉड ऑफ आर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन वन। मॉड ऑफ आर का मतलब बता क्या है, दैट इज आर जो है वो एक तो आपका ग्रेटर देन वन होगा एंड क्या होगा, आर जो है वो क्या होगा, लेस देन माइनस वन, ठीक है ना। या तो आर आपका, यहाँ पर मैं और लगा रहा हूँ, ठीक है, तो या तो आपका आर जो है वो क्या होगा, या तो आर ग्रेटर देन वन या फिर आर जो है वो लेस देन माइनस वन, ये है मतलब हमारा मॉड आर का ना। जो रेशियो है ना, कॉमन रेशियो आपकी वो माइनस में भी हो सकती है, ठीक है ना, वो माइनस में भी हो सकती है, वो है ना, मतलब वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं, ठीक है ना। तो अगर तो हमारा जो आर है वो ग्रेटर देन वन या फिर आर जो है वो लेस देन माइनस वन, तब तो हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट जो है वो इनफाइनाइट रहेगा। देखो चाहे यहाँ पर आप, तो ये मेरे पास जो है वो आर ग्रेटर देन वन, टू है ना यहाँ पर। अब इसका जो सम है वो हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ दिस सीरीज, अगर हम इसकी बात करें क्या है, 2 4 8 16 प्लस 32 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बिल्कुल यूज वो कर पाएंगे। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 2, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास जो आर है दैट इज 2, तो आर की पावर हमारे पास क्या रहेगा, इन्फिनिटी, ठीक है ना, माइनस वन अपॉन, नीचे हमारे पास आर क्या है दैट इज 2, 2 माइनस वन, तो यहाँ पर क्या आ गया 2, और इधर 2 की पावर जो है इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी रहेगा, माइनस वन, तो यहाँ पर वन। अब हम देख रहे हैं 2 इंटू इन्फिनिटी में से माइनस वन कर रहे हैं तो इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो इन्फिनिटी ही रहेगा, अपॉन वन,
और ये मेरे पास 2 इंटू इन्फिनिटी और यहाँ पर ये 1, तो 1 से हम इन्फिनिटी को डिवाइड तो ये इन्फिनिटी रहेगी। तो सम ऑफ जब हमारे पास n टर्म्स कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो है दैट इज इनफाइनाइट। अगर मेरा r जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन -1 वाला केस हो, उसमें भी ऐसे होगा। हाँ, अगर हमारा r जो है, अगर हमारा r इफ, चलो दूसरा केस हम, ये तो हमारा केस 1 हमने ऊपर स्टडी कर लिया, ठीक है। इसके लिए हम ले रहे हैं ये केस 1, दिस इज केस 1 था ये हमारा, जब r हमारा क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। तो नेक्स्ट जो केस है सेकंड केस, उसमें हम ले रहे हैं केस 2, इफ r मॉड ऑफ r इज लेस देन 1, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, r इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, मतलब इसके बीच में फ्रैक्शन में, अगर r हमारा फ्रैक्शन में है तो फिर हमारे पास सम ऑफ n टर्म क्या रहेगा, सम ऑफ n टर्म। तो आप पहले एग्जाम्पल से देखें इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस केस को, पहली टर्म मान लिया कि क्या आ गया हमारे पास 2, नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ गई, या पहली टर्म मेरे पास क्या ले ली हमने, 1 ले ली, अगली हमने 1/2, अगली हमने 1/4, नेक्स्ट टर्म जो है जीपी ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8, नेक्स्ट टर्म हमारे पास 1/16, नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये, इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज। अब यहाँ पर r जो है वो क्या आ रहा है, r इज व्हाट, यहाँ पर r हमारे पास ये इनफाइनाइट टर्म्स, कहाँ तक जाएंगे हम, इनफाइनाइट। r हमारे पास कितना है यहाँ पर 1/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 1। अब इसका अगर हम सम की बात करें तो फिर क्या आ रहा है, क्या ऐसे भी यहाँ पर भी इनफाइनाइट सीरीज है, क्या इसका सम भी इनफाइनाइट आएगा, वो हम देखना चाह रहे हैं। तो सम ऑफ इनफाइनाइट, यहाँ पर भी हमारे पास इनफाइनाइट था, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो a, फॉर्मूला लिख लो चलो पहले, r a 1 माइनस, जब कॉमन रेशियो लेस देन आपकी है ना 1 है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो ज़्यादा आपको सुविधा रहेगी थोड़ा, 1 माइनस r। तो यहाँ पर अभी तो हम n टर्म, ये जनरल फॉर्मूला ही लिखा है अभी जस्ट, Sn। लेकिन जब हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, n इनफाइनाइट है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर 1/2, 1 माइनस, और यहाँ पर तो हमारे पास जो आ रहा है 1/2 और रेज टू पावर n जो है वो क्या हो गया, इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, और हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी जो है, और यहाँ पर तो क्या हो गया, ये 1 की पावर इन्फिनिटी तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 को पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, 2 की पावर हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो गया नीचे 1 माइनस 1/2 क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज ये हमारे पास क्या हो गया 1/2, और यहाँ पर 1 माइनस, अब 2 की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी रहेगा, एंड दिस इज 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज नथिंग 1/2, और इधर ये 1/इन्फिनिटी क्या हो गया 0 और 1/2, और यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट क्या मिला, दिस इज 1। कैलकुलेट करके क्या आएगा, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1, इन्फिनिटी थोड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो जब आपका r जो है वो लेस देन है ना, ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, मतलब ऐसे फ्रैक्शन में आएगा,
तो फिर सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आपका इनफाइनाइट नहीं रहेगा। अब इस केस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है फिर, आप सीधे सीधे इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इनफाइनाइट सीरीज जब आपका आर जो है -1 और 1 के बीच में रहता है, तो उसके लिए हम एक और फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं अभी। तो लेकिन जब हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज जो है वो इस तरह की है कि कॉमन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन -1 है, जैसे इस वाले केस में, तब डेफिनेटली सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो है वो क्या रहेगा, दैट इज इनफाइनाइट, ये ध्यान रखें। लेकिन ये जो सेकंड केस है इसके लिए अभी हम फॉर्मूला ड्राइव यहाँ कर रहे हैं, तो देखते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के लिए। तो देखो नाउ जनरल जो हमारे पास केस ले रहे हैं, ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया ना, जब हमारा आर जो है वो क्या है, लेस देन मॉड ऑफ आर जो है दैट इज लेस देन 1। तो अब हम जनरल केस ले रहे हैं किसके लिए, व्हेन हमारा मॉड ऑफ आर जो है वो लेस देन 1, या फिर इसको हमने बता दिया कि इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे बोल सकते हैं आर ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा फिर, जो जनरल केस है वो आप देखें, हमारे पास मान लिया सीरीज ये है AR 2 AR यहाँ पर पावर 3 AR 4 सो ऑन। अब इनफाइनाइट सीरीज है तो Sn हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज A प्लस AR प्लस AR 2 प्लस AR 3 प्लस AR 4 सो ऑन। तो अब इसका फॉर्मूला जनरली हम देखें तो क्या रहेगा हमारे पास, दिस इज A और हमारे पास यहाँ पर ये 1 माइनस दैट इज R रेज टू पावर n अपॉन क्या रहता है 1 माइनस R, ठीक है। लेकिन यहाँ तो मुझे क्या है, इनफाइनाइट S जो है हमारे पास, अब n टर्म्स कितनी है, n नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो फिर क्या रहेगा, दिस इज 1 माइनस R रेज टू पावर इन्फिनिटी, ठीक है, अपॉन 1 माइनस R। लेकिन आपको पता है R जो है वो आपका फ्रैक्शन में है, R फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पर फिर R की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, दैट इज 0 अपॉन 1 माइनस R, ये दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मेरे पास, ठीक है ना, वेयर R जो है दैट इज लेस देन 1, ठीक है ना, R जो है वो लेस देन 1, या फिर R जो है वो क्या है, ग्रेटर देन -1, मतलब बीच में आ रहा है कहीं नंबर, ठीक है, 1/3 ऐसे होगा, 1/4, ठीक है। तो इस फॉर्म में होगा ना, अभी हमारे पास R जो है वो किस फॉर्म में होगा, इसी फॉर्मेट में होगा ना। R जो है वो क्या होगा, जैसे 1/4, तो 1/4 की पावर जो इन्फिनिटी जो है वो फिर हमारे पास क्या रहेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी 4 की पावर इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू 1 की पावर इन्फिनिटी का मतलब 1 और 4 की पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आएगा हमारे पास, 0। तो वही यहाँ पर हम 0 जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, R की पावर इन्फिनिटी व्हेन मॉड ऑफ R जो है दैट इज लेस देन 1, ठीक है। ऐसे चाहे यहाँ पर R लेस देन -1 भी तो हो सकता है, ठीक है ना, R जो है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पर वो क्या आ सकता है, यहाँ पर -1/4 भी आ सकता है, तो -1/4 के केस में भी क्या आना है, ऐसे ही 0 ही आना है, ठीक है। तो इस केस में जब हमारा मॉड R जो है लेस देन 1, तो R की पावर इन्फिनिटी जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो फिर हमारे पास S इन्फिनिटी क्या यहाँ पर आ गया, S इन्फिनिटी इज व्हाट, A 1 माइनस 0 तो 1 बनेगा, ठीक है, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस R, एंड दिस implies that S इन्फिनिटी इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R, ठीक है। R जो है मॉड ऑफ R जो है दैट इज लेस देन 1। तो ये हमारा जो सेकंड केस है उसके लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो
यहाँ पर आप सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं जब r जो है आपका मॉड ऑफ r जो है दैट इज लेस देन 1, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जो हमारे पास सीक्वेंस है जीपी का उसके लिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अदरवाइज आप जो हमारे पास अगर r आपका मॉड ऑफ r जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, तब ये वाला फॉर्मूला आप सीधे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये वाला सम ऑफ दिस वन, ठीक है। तो ये केस 1 हमारा, दिस वन, और ये आगे ये वाला केस सेकेंड। चलो हम अब, ये तो था हमारा है ना कुछ बेसिक किसके बारे में, जीपी के बारे में है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है।